नमस्कार। आज हम भारत के टेलीकॉम इंडस्ट्री की कहानी में थोड़ा गहराई से उतरेंगे और एक ऐसा एंगल देखेंगे जो शायद अब तक आपकी नज़रों से बचा हुआ हो। अच्छा, ज्यादातर लोगों को क्या लगता है, यही ना, कि जियो ने मार्केट में आकर सस्ता डेटा दिया और बस गेम जीत लिया। पर जो एनालिसिस हम देख रहे हैं वो एक बिल्कुल अलग ही कहानी बताता है। इसके हिसाब से असली खेल तो पर्दे के पीछे चल रहा था। सरकारी नीतियां, कोर्ट के फैसले, इन्होंने बहुत बड़ा रोल प्ले किया। तो चलिए इस पूरी गुत्थी को सुलझाने की कोशिश करते हैं। तो भाई, इस पूरी सिचुएशन को समझने के लिए ना हमें थोड़ा पीछे जाना होगा। सबसे पहले यह समझना पड़ेगा कि सरकार टेलीकॉम कंपनियों से पैसा कमाती कैसे है, क्योंकि सारी कहानी की जड़, वो जो जबरदस्त फाइनेंशियल प्रेशर बना, वो यहीं से शुरू हुआ था। तो देखिए, सरकार की कमाई के मोटे मोटे तौर पर 3 तरीके हैं: टैक्स, स्पेक्ट्रम की फीस और रेवेन्यू शेयरिंग। अब इन तीनों में से जो तीसरा वाला है ना, यानी रेवेन्यू शेयरिंग, जिसे एडजस्टेड ग्रॉस रेवेन्यू या एजीआर भी कहते हैं, बस यही वो चीज है जो पूरे झगड़े की जड़ बन गई। अब ये एजीआर का चक्कर क्या है, ये समझना बड़ा जरूरी है। देखिए, शुरू शुरू में तो ये तय हुआ था कि कंपनियां जो कॉल, एसएमएस, मतलब अपने कोर टेलीकॉम बिजनेस से कमाएंगी, उसका एक हिस्सा सरकार को देंगी। सिंपल। लेकिन बाद में सरकार का स्टैंड बदल गया। उन्होंने कहा, नहीं, सिर्फ टेलीकॉम से हुई कमाई क्यों, कंपनी की टोटल कमाई, मतलब वो चाहे जो भी बेचकर पैसा कमाए, उस सब पर हमें हिस्सा चाहिए। और फिर आता है कहानी का सबसे बड़ा ट्विस्ट। ये टाइमलाइन देखिए जरा। 2015 में सुप्रीम कोर्ट कहता है कि एजीआर सिर्फ टेलीकॉम रेवेन्यू पर लगेगा। ठीक है। 2016 में जियो मार्केट में एंट्री करता है 4G के साथ। और फिर 2019 में सुप्रीम कोर्ट अपना ही पुराना फैसला पलट देता है और कहता है कि एजीआर अब कंपनी की सारी कमाई पर लगेगा, वो भी 2003 से ब्याज लगाकर। बस इसी एक फैसले ने सब कुछ बदल कर रख दिया। अब इस फैसले का असर क्या हुआ, सोचकर ही होश उड़ जाएं। रातों रात वोडाफोन आइडिया के सिर पर 75,000 करोड़ रुपए का भारी भरकम बिल आ गया। और ये झटका सिर्फ वोडाफोन आइडिया को ही नहीं लगा। एयरटेल, जो मार्केट का दूसरा बड़ा प्लेयर था, वो भी नहीं बच पाया। उनके ऊपर भी 65,000 करोड़ रुपए का बोझ आ पड़ा। अब सवाल उठता है, जियो का क्या हुआ? वो तो नया नया आया था, तो शायद बच गया होगा। जी नहीं, जियो पर भी 24,000 करोड़ की देनदारी आई। ये उसे विरासत में मिली थी, उस पुरानी रिलायंस टेलीकॉम से, जिसके स्पेक्ट्रम का वो इस्तेमाल कर रहा था। और यहां पर दोनों की सिचुएशन का फर्क एकदम साफ हो जाता है। एक तरफ थे पुराने खिलाड़ी जैसे एयरटेल और वोडाफोन आइडिया, जिनके ऊपर 2G, 3G, 4G सबका खर्चा था और दशकों पुराने हिसाब किताब का बोझ था। और दूसरी तरफ था जियो, एकदम फ्रेश स्टार्ट, सिर्फ 4G पर फोकस, कोई पुराना हिसाब नहीं, कोई पुराना बोझ नहीं। तो जाहिर है, जब इतना जबरदस्त फाइनेंशियल प्रेशर पड़ेगा तो उसका नतीजा तो निकलना ही था। और नतीजा ये हुआ कि मार्केट से कंपटीशन लगभग गायब ही हो गया। 2 ही बड़े खिलाड़ी बचे। देखते हैं ये हुआ कैसे। सबसे बुरी हालत हुई वोडाफोन आइडिया की। असर इतना तेज और इतना बुरा हुआ कि जैसे ही मार्केट में ये खबरें उड़ने लगीं कि कंपनी शायद बंद हो जाएगी, लोगों ने फटाफट नंबर पोर्ट कराना शुरू कर दिया। सिर्फ 1 साल में करीब करीब 10 करोड़ यूजर्स ने कंपनी छोड़ दी। देखिए, छोटी कंपनियां तो पहले ही गेम से बाहर हो चुकी थीं। अब वोडाफोन आइडिया की भी हालत पतली हो गई, मतलब वो बस वेंटिलेटर सपोर्ट पर थी। तो हुआ ये कि जिस इंडियन टेलीकॉम मार्केट में कभी खूब चहल पहल थी, कई कंपनियां थीं, वो अब सिमट कर सिर्फ 2 कंपनियों के हाथ में आ गया, जियो और एयरटेल। एक तरह से डुओपोली बन गई। लेकिन रुकिए, कहानी अभी खत्म नहीं हुई है। इस एनालिसिस के मुताबिक एक बार जब ये डुओपोली बन गई, मतलब मार्केट में सिर्फ 2 ही बड़े खिलाड़ी रह गए, तो सरकार ने यू टर्न ले लिया। अब सरकार खुद ही इस डुओपोली को तोड़ने और बाजार में कंपटीशन वापस लाने में जुट गई। और इसके लिए एक 3 सूत्रीय प्लान बनाया गया। पहला, वोडाफोन आइडिया को बचाया जाए। सरकार ने कर्ज के बदले कंपनी में हिस्सेदारी ले ली और सबसे बड़ी शेयर होल्डर बन गई। दूसरा, सरकारी कंपनी बीएसएनएल को जिंदा किया जाए। इसके लिए हजारों करोड़ का पैकेज दिया गया। और तीसरा, मार्केट में एक नए तगड़े इंटरनेशनल खिलाड़ी की एंट्री कराई जाए। और ये जो तीसरा पॉइंट है ना, नया प्लेयर, यही है असली वाइल्ड कार्ड। और ये नया खिलाड़ी है एलन मस्क का स्टारलिंक। अब स्टारलिंक की जो टेक्नोलॉजी है, जो काम करने का तरीका है, वो बाकी सबसे एकदम अलग है। अब स्टारलिंक का एडवांटेज क्या है, ये समझने से पहले 1 मिनट के लिए स्पेक्ट्रम को समझ लेते हैं। एकदम आसान भाषा में समझिए।
मोबाइल सिग्नल हवा में चलते हैं ना, तो जिस रास्ते से ये सिग्नल जाते हैं उसे ही स्पेक्ट्रम कहते हैं। और इस रास्ते को इस्तेमाल करने के लिए कंपनियों को सरकार को अरबों खरबों रुपए की फीस देनी पड़ती है, जिसे स्पेक्ट्रम फीस कहते हैं। और बस यहीं पे स्टारलिंक का सबसे बड़ा दाव है। उनका तर्क ये है कि भाई हमारे सिग्नल तो जमीन के रास्तों से आते ही नहीं, हमारी तरंगे तो सीधे स्पेस से, सैटेलाइट से आती हैं। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये कि उन्हें वो अरबों खरबों की स्पेक्ट्रम फीस देने की जरूरत ही नहीं है जो बाकी कंपनियों को देनी पड़ती है। अब इसी बात पर एक नया बखेड़ा खड़ा हो गया है। जियो और एयरटेल जैसी कंपनियां जिन्होंने स्पेक्ट्रम खरीदने के लिए लाखों करोड़ रुपए फूके हैं, वो कह रही हैं कि ये तो सरासर नाइंसाफी है। ये तो ऐसा हुआ कि हम सब ने महंगा टिकट खरीदा और सरकार एक नए प्लेयर को फ्री में एंट्री दे रही है। ये तो एक अनफेयर एडवांटेज है। तो कुल मिलाकर इस पूरे एनालिसिस का लब्बो-लुबाब क्या है? वो ये कि पहले कुछ सरकारी नीतियों और फैसलों ने एक ऐसी स्थिति बनाई जिससे मार्केट में डुओपोली बन गई, और अब वही सरकार उस डुओपोली को तोड़ने के लिए एक बाहरी ताकत को मैदान में ला रही है। ये हमें एक बहुत ही बड़े और अहम सवाल पर लाकर खड़ा कर देता है। क्या ये वाकई में एक कोर्स करेक्शन है, मतलब गलती सुधारने की कोशिश है, या फिर ये भी किसी बड़ी स्ट्रैटेजिक चाल का ही एक हिस्सा है?